हाय गाइस, आई एम फ्रॉम एजू ईगल्स एंड आज हम करने लगे हैं क्लास 10th के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. If you like the video, please like. If you love the video, please like and subscribe the channel and hit the bell icon for further updates. तो ये चैप्टर शुरू हो रहा है. इसमें एक पिक्चर है बाय द फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरो. He painted this picture in 1848. This picture first depicts, you can see the countries and the people moving towards a statue. The statue, this is the Statue of Liberty. It is having a torch of enlightenment in one hand and the Charter of Rights of Man in the other hand. Okay, and this represents freedom basically. And their people of Europe and America are marching towards the statue, and the country France have already crossed it. The people of Germany, then we have Italy, and then we have further countries like Switzerland and Russia and Lombardy and different countries. Basically, this picture normally depicts that these countries are emerging as nation states and they are getting freedom from the harsh and cruel ways of monarch and every other political institutions and absolutist institution which basically give उनको dominance जिनसे मिल रही थी. ठीक है, ये पिक्चर यहाँ पे वो डिपिक्ट कर रही है. सेकेंड, यहाँ पे हम देख सकते हैं नीचे आप इस एरिया में देखेंगे ये वाला एरिया, तो ये यहाँ पे कुछ टूटे क्राउन्स पड़े हैं. इस क्राउन का यहाँ टूटने का मतलब है शैटर्ड symbols of the shattered absolutist institutions. Absolutist का meaning होता है literally a government or a system of rule that has no restraints on the power exercise. अब हिस्ट्री में इस टर्म का मतलब है कि मोनार्कियल गवर्नमेंट बेसिकली जो इतनी क्रूअल और कितनी हार्श हो सकती है. ठीक है, और उसके बाद ये वही दिखाया जा रहा है. यहाँ पे हम ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट, यहाँ पे हैं एंजल्स एंड सेंट्स जो अपनी ब्लेसिंग्स इस हेवन से आकर लोगों पे कर रहे हैं. और यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि फ्रॉम द हेवन्स अबव क्रिस्ट saints and angels gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. यानी कि लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड लेकर आना आ रहा है. यहाँ पे लोग नेशन स्टेट की तरह इमर्ज हो रहे हैं, अपनी कंट्रीज़ को फ्रीडम दिला रहे हैं. ये यहाँ पे आके उसके लिए उनके लिए उनको ब्लेसिंग्स शार कर रहे हैं, बेसिकली उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. लेकिन अब इसी विज़न को यहाँ पर ये एक यूटोपियन विज़न बताया गया है. अब यहाँ पे यूटोपियन का मतलब होता है a vision of a society that is so ideal that it is unlikely to actually exist. इसका मतलब ये है कि ये जो सोसाइटी इसने ऐसी दिखाई है ये इतनी आइडल है. अब ये आइडल कैसे है? जीसस, सेंट्स एंड ऊपर से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनको बेसिकली फ्रीडम मिलती जा रही है, मोनार्की ख़त्म हो गई है. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप झंडा लेके आगे चलो, आगे निकलो, मार्च करते हैं तो आपको फ्रीडम मिलती है. फ्रीडम मिलने के लिए बहुत स्ट्रगल ज़रूरी है, रिप्रेशन, डोमिनेंस एंड रेवोल्यूशन, वॉर्स बहुत ज़रूरी हैं. नहीं तो उसके बाद एक अल्टीमेट सोल्यूशन ही एज अ नेशन स्टेट इमर्ज होती है एक कंट्री, तब तक वैसा नहीं हो सकता. तो इतनी आइडल सोसाइटी कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, इतनी अच्छी सोसाइटी का होना पॉसिबल ही नहीं है, वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट पेज टॉपिक पे जो हम आ रहे हैं वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. इससे पहले हम आगे पढ़े तो हम थोड़ा सा 9th का रिकैप्चुलेट करते हैं. जो हमने 9th में पढ़ा था दैट द फर्स्ट एंड द सेकेंड एस्टेट, द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी वर हैविंग सुप्रीम पावर्स. दे डिड नॉट हैव टू पे टैक्सेस एंड दे वर हैविंग द राइट्स प्रिविलेजेस बाय बर्थ, बेसिकली जिसको हम फ्यूडल सिस्टम भी कहा करते थे. तो इससे इन सभी परेशानियों और पॉलिटिकल राइट्स को लेकर कुछ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थर्ड एस्टेट के लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली बना ली. उन्होंने वहाँ पे रेवोल्यूशन किया. उन्होंने वहाँ पर रेवोल्यूशन करने के बाद वहाँ पे अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाई. और फ्रांस में 1780
नाइन में एक वो खड़ी हो गई 1789 के रेवोल्यूशन के बाद। वहाँ पर एक वो खड़ी हो गई कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की रिपब्लिक खड़ी हो गई थी कि जो हेड है वो हमारी स्टेट का वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि एक हायरार्की नहीं होगा इसके बाद। ये वो था। अब ऐसा फ्रांस ने क्या क्या किया था अपने अंडर, और क्या क्या वहाँ के लोगों ने वहाँ पे किया था, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ क्यों पढ़ें, क्योंकि फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री इन यूरोप टू इमर्ज एज ए नेशन स्टेट। वो पहली कंट्री थी जहाँ वो इमर्ज हुई थी, और ऑलमोस्ट यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ की एज अ नेशन स्टेट वो इमर्ज होंगी, वो उसकी कहीं ना कहीं से शुरुआत फ्रांस से ही हुई थी। वो हम आगे भी पढ़ेंगे कि फ्रांस को किस किस नाम से क्या क्या फ्रेजेस फ्रांस के लिए यूज़ करे जाते थे, और कितनी चेंजेस तो फ्रांस में ही शुरू हुए और फ्रांस से ही आगे बढ़े थे। वहाँ के लोगों ने सबसे पहले ला पैट्री और ला सिटोयन अडॉप्ट कर लिया। फादरलैंड यानी कि मेरा लैंड, और ला सिटोयन मैं सिटीज़न, मैं सिटीज़न और बाकी मेरे साथी सिटीज़न। हम यहाँ पे इक्वल राइट्स एंजॉय करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंच फ्लैग अपना बना लिया ट्राई कलर, और जो पुराना रॉयल स्टैंडर्ड था उनको हटाया। एक एक्टिव सिटीजन्स की बॉडी यानी कि नेशनल असेंबली को उन्होंने यहाँ पे बनाया, एंड दैट नेशनल असेंबली यूज टू टेक फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, वी नेक्स्ट हैव, उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने न्यू हाइम्स बनाए, ओथ्स लिए, उन्होंने कस्टम ड्यूटीज़ हटा दी, उन्होंने ड्यूज़ अबॉलिश कर दिए, वेट्स और मेजरमेंट्स के यूनिफॉर्म सिस्टम लिए। फ्रेंच को बेसिकली जो नॉर्मली लोग बोलते थे वहाँ पे, उसको एज अ कॉमन लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। उन्होंने वहाँ पे ये भी कहा था कि हम जो है वहाँ के लोगों को, फ्रेंच के नेशन के लोगों को लिबरेट करेंगे डेपोटिज़म से। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डेपोटिज़म का मतलब है लोगों को इतना अप्रेस करना और बहुत हार्श और क्रूअल वे में ट्रीट करना बेसिकली, ठीक है, जो कि वहाँ पे मोनार्क्स करते थे। जो भी मोनार्क था वो करता होता था, ठीक है। उसके बाद हुआ यूँ कि जहाँ वहाँ एक रिपब्लिक बनी, तो वहाँ रिपब्लिक के बाद और भी एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर आ गया था। ऐसा ज़रूरी नहीं था कि वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आने के बाद सब ठीक हो गया, नहीं, वहाँ पे चेंजेस रेगुलर आते गए। वहाँ जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरी आया, जो हमने पढ़ा था, उसके आने के बाद क्या कहते हैं, मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरी के वहाँ पे जैकोबिन क्लब्स बने थे, उसने भी कुछ रूल स्पेसिफिक निकाल दिए थे, जिसने फिर से वहाँ पे एक सेम जगह पे लाके लोगों को खड़ा कर दिया था, जैसी उनकी प्री रेवोल्यूशनरी डेज में हालत थी। वही जो मोनार्की की टाइम पे थी, उस जैकोबिन क्लब के मेंबर जो बेसिकली मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरी था, उसने भी यही किया था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास नेपोलियन। लेकिन इसमें एक और पॉइंट आता है कि जहाँ जहाँ ये रेवोल्यूशनरी वॉर्स यहाँ पे बढ़ते चले गए, रोबेस्पेरी आ गया, नेपोलियन आ गया, तो ऑब्वियसली रेवोल्यूशन तो बढ़ेगा लोगों में। तो उससे जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन रेवोल्यूशन था और वहाँ के लोग थे, रेबेलियन आर्मीज़ थी, तो यही आर्मीज़ जो थी, यही आर्मीज़ थी जो फ्रांस के आइडियाज़ को उठाकर बाहर दूसरी कंट्रीज़ में लेके गई, उनको भी लिबरेट यानी उनको भी फ्रीडम दिलाने के लिए। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जितना आइडिया नेशनलिज्म का था, वो फ्रांस के आइडिया को ही ध्यान में रखते हुए बाहर लेके गया था, यानी कि फ्रांस को ही एज उसके हुए रिवोल्यूशनरी वॉर्स को देखते देखते वो बाहर गया था, ठीक है। हम आगे पढ़ रहे हैं। तो अब हुआ यूँ था कि जब ये जैकोबिन क्लब और रोबेस्पेरी का भी चला गया, तो वहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट आ गया। अब जहाँ नेपोलियन बोनापार्ट ने वहाँ पे कुछ फ्रांस को कैप्चर किया, फ्रांस के बाद उसने वहाँ पर और भी कंट्रीज़ को धीरे धीरे अपने अंदर ले लिया, अंदर एनेक्स कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद वहाँ पे उसने कुछ प्रॉस और कॉन्स निकाले, क्योंकि हम कहते हैं ना, जहाँ हम कुछ अच्छी चीज़ें निकालेंगे अपनी कंट्री के लिए या वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ वो कुछ अपने लिए बुरी भी निकालेगा। अपने लिए नहीं, एज इन कुछ ऐसी चीज़ें भी निकालेगा तो शायद लोगों को ठीक नहीं लगे, बिकॉज़ अगर वो इतना सब कुछ अच्छा करेगा तो उसके बाद टैक्सेशन कहाँ से आएगा, उसके बाद आर्मीज़ कहाँ से बढ़ेंगी। अगर सबको एक लैविश लाइफ मिलेगी तो बाहर आर्मीज़ में काम करने कौन जाएगा, तो वो कंट्रीज़ कैसे अनेक्स करेगा, वो लाइक लैविश लाइफ कैसे जीना चाहेगा, ठीक है। तो उसने सबसे पहले प्रोसेस में क्या किया, सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोलियन ने कोड निकाला, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हटा दिए। उन्होंने उसके बाद इक्वालिटी बिफोर द लॉ निकाली, यानी कि लॉ के सामने इक्वालिटी एज इन सबके लिए लॉ सेम है। सिक्योरिटी
सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। जैसे हमने पढ़ा था कि कुछ लोगों को ही यहाँ पर प्रॉपर्टी का राइट होता था, बाकियों को नहीं होता था। उसने यही कोड उन एरियाज़ में भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया जहाँ पे उसने एनेक्स किए थे बाकी जगह, यानी कि द डच, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी। यहाँ पे भी उसने अपना ये कोड फैलाया, जो बेसिकली ये एक अच्छा कोड है जो ये सब हट रहा है जितना हम पढ़ रहे हैं इसमें। उसके बाद उसने फ्यूडल सिस्टम, प्रिविलेजेस बाय बर्थ हटा दिया। उसने पीजेंट्स को उनके मेनोरियल ड्यूज़, यानी कि जो पैसे ले लेके पीजेंट्स काम कर रहे थे, ऑब्वियसली बिकॉज हमने पढ़ा कि फ्रांस में लोग थर्ड एस्टेट में पीजेंट्स और बिजनेसमैन और न्यू क्लासेस आती थी, तो उन्हीं को सारा टैक्सेशन पे करना था, तो वो कहाँ से लाएं, तो ये ड्यूज़ इकट्ठे उन पे होते रहते थे, तो उसने ये भी हटा दिए। तो अब यहाँ पे जो बिजनेसमैन, न्यू क्लासेस थी, पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, इनके लिए एक नई फ्रीडम आ गई, उनके लिए एक नया काम करने का तरीका ही बदल गया बिल्कुल, जिसको हम कहें। उसने नेशनल करेंसी को कॉमन करा, जहाँ 30 करेंसीज एक जगह थी वहाँ उसने नेशनल एक ही करेंसी करी। फिर उसने वेट्स एंड मेजर्स के एक ही वेट्स एंड मेजर्स स्टैंडर्डाइज किया, जैसे हम हमारी कंट्री में यूज़ करते हैं। उसने उसके बाद गुड्स एंड कैपिटल को एक रीजन से दूसरे रीजन में ले जाना इजी कर दिया। वो हम आगे एक टॉपिक में भी पढ़ेंगे कि ये क्या इनडिफरेंसेस क्रिएट हो रखे थे। अब जहाँ पे मैंने बताया कि जहाँ प्रॉस थे उसने अपने लिए कॉन्स भी उस वहाँ पे निकाले। अब ये हम तो कॉन्स की तरह ही लेंगे वहाँ पे, लेकिन उसने एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज निकाला था यहाँ। इसीलिए वहाँ के लोगों की जो रूल, मतलब फ्रेंच रूल या फ्रेंच आर्मी का रूल या जो बोनापार्ट के एडमिनिस्ट्रेशन रूल था, उसके रिएक्शंस लोगों के बहुत मिक्स निकले थे। उनका कहना था कि जैसे उनके वहाँ के एक इंथुजियाज़म, एक अच्छी चीज़ को उसने हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट करके रख दिया। लोगों ने फ्रेंच आर्मीज़ को, यहाँ पे कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट हैं जैसे हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रिसेल्स, मेन्स, मिलन, मार्सा, इन सब कंट्रीज़ को एज अ हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी बोला जाता था। इसका मतलब है जो आके इनकी लिबर्टी को उखाड़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है, जो इनकी लिबर्टी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके आने से पहले भी कुछ था जो फॉलो किया जा रहा होगा, तो शायद उसमें इतना ऑप्रेसिव नहीं था। अब ये ऑप्रेसिव क्या था, ये एक पॉलिटिकल ये इसी पॉइंट है, बट द इनिशियल enthusiasm soon turned into hostility as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom। जहाँ उसको मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट उसने किए, तो वो साथ साथ पॉलिटिकल फ्रीडम भी नहीं चाहेगा। उसने टैक्सेशन बढ़ाए बेसिकली लोगों पर, सेंसरशिप लगा दी, बोलना ही नहीं बिल्कुल, फोर्स कंस्टिट्यूशन इनटू फ्रेंच आर्मीज, मतलब कि ज़बरदस्ती आर्मीज़ में भेजा ताकि वो रेस्ट ऑफ द यूरोप को कॉन्कर कर सके, ठीक है। तो ये सब उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स के या चेंजेस के एक नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों के ऊपर था, ठीक है। और एक ये नेगेटिव इम्पैक्ट एक पिक्चर के थ्रू यहाँ पे बताया गया है। तो हम यहाँ पहले देखें तो ये जर्मन पेंटर कार्ल कास्पर ने पेंट किया था, ठीक है, इन द अब ये एक ज़्विकब्रुकन टाउन की पिक्चर है, ना कि उस पेंटर की बेसिकली। तो ये टाउन इम्पॉर्टेंट है। अब वो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पे जो फ्रेंच आर्मी है बेसिकली, हम देख सकते हैं ये रेड, ब्लू और ये वाइट यूनिफॉर्म्स में जो हैं ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेसिकली, इन्होंने इस तरफ एक पीजेंट के कार्ट को पलट दिया, यहाँ पे वुमेन को वो लोग नीचे धक्का दे रहे हैं, पीजेंट से लड़ रहे हैं। तो वो यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि फ्रेंच आर्मी कैसे एक लिबरल का रोल प्ले करती हुई अंदर आई, हमारी मोनार्की या जिस टाइप से हम जी रहे थे वहाँ पे इन्होंने आई और वहाँ पे सब कुछ चेंज कर दिया। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक लाइन है कि ये वाली, द प्लेग बीन अफिक्स टू द ट्री ऑफ लिबर्टी कैरीज अ जर्मन इंस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे ये जर्मनी का सीन है जहाँ पे उसने वो लगा रखा है और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ मतलब ये लिखा भी हुआ है कि ये हमारे टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस बेसिकली एंड द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। ये एक सार्कास्टिक एक रेफरेंस दे रहा है कि उन्होंने कैसे उनकी फ्रीडम और उनकी इक्वालिटी को उनसे छीन लिया। ये तो एक मॉडल का ह्यूमैनिटी का एक मॉडल दिखने वाला है कि ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट ही इक्वालिटी और फ्रीडम करती है, इसीलिए, ठीक है। तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट वन।
फिर हमारे पास आता है यहाँ पे द कोरियर। अब यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट का रोल एक बार जो है हमारे पास फिर से आ जाता है। जैसे हमने पढ़ा कि नेपोलियन ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस बहुत सारे किए थे, लेकिन नेपोलियन की आगे जाके एक बार हार होती है, 1815 में होती है। लेकिन इस पिक्चर में जो केस हम पढ़ेंगे दैट इज़ ऑफ द 1813। ये नेपोलियन बोनापार्ट है जो कि यहाँ पर इसको एक एज अ पोस्टमैन रेफ़र किया गया है। ये पोस्टमैन के पास एक बैग है और इसमें से लेटर्स गिर रहे हैं। ये जितने लेटर्स हैं, ईच ऑफ दिस लेटर रिप्रेजेंट्स दैट वन कंट्री विच नेपोलियन लूज each and every country that Napoleon lost in the Battle of Lippis in 1813. This is a very important question which comes in MCQs. Each letter dropping out of his bag bears the name of the territories he lost. इसने जो भी टेरिटरीज लूज करी, ये एक एक कंट्री उसमें से ये डिपिक्ट कर रही है, ठीक है। और इसके बाद 1815 में नेपोलियन गेट्स डिफीटेड, जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसमें इतना ही है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। वी नेक्स्ट हैव द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है बिकॉज इसमें कहीं कहीं थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं। कैसे? अब जैसे जहाँ नेपोलियन ने कंट्रीज़ को अपने अंदर एनेक्स किया हुआ था, वहाँ पे अब जब कंट्री चाहे जितनी मर्जी छोटी हो, इन्होंने कंट्रीज़ को किंगडम्स में डिवाइड करके रखा हुआ था। जैसे डचीज एंड कैंटन्स हुज रूलर हैड देयर ऑटोनॉमस टेरिटरीज। अब देखा जाए तो यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ नेपोलियन ने अपने अंदर करी थी, उसको किंगडम्स में बहुत डिवाइड करा हुआ था। एक ही कंट्री, छोटी सी कंट्री को 6 किंगडम्स डिवाइड करते थे। और हम इनके मैप्स में भी हम वो पढ़ेंगे अभी आगे जाकर कि वो कैसे उनको रूल करते थे और उनको कैसे हटाया गया, उनकी यूनिफिकेशन उन्होंने कैसे करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो थे वो ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स थे। ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स का मतलब है, ऑटोक्रेट्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव होते हैं। बेसिकली दे आर दो काइंड्स ऑफ मोनार्क्स जो रिच हैं, पावरफुल हैं और इनके पास लैंड है, एंड दैट इज़ अ वन सिंगल पर्सन हु रूलिंग द एंटायर किंगडम, ठीक है। और वहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग रहते थे। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट कल्चर्स, एंड सेम वॉज विद दीज मोनार्क्स। इनके बीच में कोई टाई नहीं था, इनके आपस में ये लोग इनका कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं था। एज डिफरेंट किंगडम्स ये रूल करते रहते थे, लेकिन एक चीज़ इसीलिए इनको बांध के रखती है, दैट वाज मैरिजेस। अगर किसी की उससे शादी किसी के एक किंगडम में होगी, दैट टाइड देम टुगेदर, दैट्स इट। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट वही बता रहा है कि कैसे कंट्रीज़ डिवाइड किए रखी थी। जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो ऑस्ट्रिया हंगरी को रूल करता था, ठीक है। उसके बाद इट इंक्लूडेड द, अब देखो जहाँ वो ऑस्ट्रिया हंगरी को रूल कर रहे हैं वहाँ पे भी डिविजन्स हैं। एल्पाइन रीजन में टायरल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेंटरलैंड, ठीक है, वहाँ पे बोहेमी भी आता है वहाँ पे। फिर था जो द वेयर द अरिस्टोक्रेसी वेयर वॉज प्रोमिडेंटली जर्मन, यानी कि सारी जो भी अरिस्टोक्रेट्स थे वो जर्मन बोलते थे, और बाकी इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस थे वो लोम्बार्डी और वेनेशिया के थे, ठीक है। हम एंड में एक बार इनके मैप वर्क भी एक बार कंप्लीट कर लेंगे। फिर आता है ये भी वही डिविजन्स है कि लोगों के कैसे डिविजन्स हो रखे थे वहाँ पर। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मागियर, ये लैंग्वेज है, और बाकी हाफ डायलेक्ट्स, वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स एंड वेराइटी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। इन ग्लेशिया द अरिस्टोक्रेट स्पोक पॉलिश लैंग्वेज, जहाँ वो उनकी होती होगी। फिर नीचे आ जाता है मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट्स पीपल, बोहेमियंस एंड सोलवर्क्स टू द नॉर्थ में बोलते थे स्लोवेनियंस एंड कार्नोलिया, क्रोट्स टू द साउथ एंड रोमन्स टू द ईस्टर्न ट्रांसल्वेनिया। ये यहाँ पे डिवीज़न है इतने सारे लोगों की, क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली कंट्री जो है वो यूनाइटेड नहीं है। ये कंट्री को इतनी किंगडम्स में इन्होंने बांट रखा हुआ है और ये लोग भी वैसे ही बटे हुए हैं, ठीक है। यही पॉइंट है, सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रपोर्ट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। इतने सारे लोग, इतने सारे किंगडम्स कहाँ कहाँ फैले हैं, कोई कितनी लैंग्वेजेस बोलता है, इतने सारे कल्चर्स को फॉलो किया जाता है, तो ऑब्वियसली इनमें तो पॉलिटिकल यूनिटी होगी ही नहीं। जब तक मेरे और अगर हम बात ले लें कि अगर मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ और मेरा सामने वाला अगर 12th में है, तो हमारे में पॉलिटिकल यूनिटी तो नहीं होगी। हम सिर्फ दोस्त हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की किंगडम्स की समझ हमें नहीं होगी।
सेम वो यहाँ पे भी था। तो एक दूसरे की लैंग्वेजेस की समझ उन लोगों को नहीं होगी, इसीलिए उनको सिर्फ जो एक दूसरे से बंधे हुए थे व्हाट बाय दिस द कॉमन एलिजेंस टू द एम्परर। उसके बाद यही आता है, हमने पढ़ा यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी के बारे में बात हो रही है कि जो एरिस्टोक्रेट्स थे बेसिकली वो स्मॉल इन नंबर होते थे, क्योंकि ऑब्वियसली कि छोटी सी कंट्री को इतने किंगडम्स में बांटेंगे तो किंगडम तो छोटे छोटे ही बांटेंगे, इसलिए जो एटोक्रेट्स होते थे उनके नंबर भी स्मॉल होते थे, ज़्यादा बड़े नहीं होते थे। इनकी फैमिलीज़ भी मैरिजेस के टाइज से कनेक्टेड होती थी, और इन लोगों में और कुछ खास ज़्यादा कॉमन भी नहीं होता था। और बेसिकली बात की जाए तो हम नेशनलिज्म का पॉइंट वहाँ पे हमने टॉपिक पढ़ा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कैसे शुरू हुआ। जो नेपोलियन की कंट्रीज जिसने एनेक्स करने के बाद उसने उनको किंगडम्स में बांटा सॉरी किंगडम्स में बांटने के बाद उसने उनको वहाँ पे ऑटोक्रेट्स का रूल था, जो हमने अभी पढ़ा कि उनके किंगडम्स थे, ऑटोक्रेट्स थे, वो रिच लोग थे, एक ही इंसान रूल करता था, कोई उनमें कॉमन चीज़ नहीं होती थी, वो स्मॉल इन नंबर लोग थे। अब देखा जाए तो जैसे जैसे वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि लोगों को काम आना बढ़ेगा, ठीक है, लोगों के पास काम जॉब्स बढ़ेंगी, वहाँ पर बेसिकली वहाँ पे लोग और चीज़ें सीखेंगे तो और एजुकेट होते रहेंगे। तो अब वहाँ पे जो था एक इंग्लैंड में आई इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी एंड इन फ्रांस और पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट इट्स अकॉर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो अब यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है लिबरल मिडिल क्लासेस एंड बेसिकली द मिडिल क्लास इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन एजुकेटेड लोग जो चाहते थे। अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने बात करी कि यहाँ आएगी तो कहीं ना कहीं मोनार्क का रूल और ऑटोक्रेटिक रूल वहाँ पे उसके ऊपर बैठा होगा कि जो उसने कहा वो तो हो के ही रहना है, बेसिकली वो तुम कैसे रोक सकते हो। इसीलिए ये लोग चाहते थे कि जहाँ हमें फ्रीडम दो, हमें वी वॉन्ट द लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडियाज़ ऑफ national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity। ठीक है, उनका आइडिया जो था लिबरल्स का कि हमें अब हटाना है एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को, यानी इनके जो अपने प्रिविलेजेस बीच में है टैक्सेशन या डिफरेंट, हमें उनको हटाना है। तो ये काफ़ी लोगों तक सहमत था, क्योंकि ऑलमोस्ट रहते तो यही लोग थे और इनका नंबर ज़्यादा था। और इनको जब धीरे धीरे ये लोग एजुकेट होंगे तो ये लोग ज़्यादा समझेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है। अब हम एक बार बात करते हैं लिबरलिज़म की। लिबरलिज़म यानी कि फ्रीडम फ्रॉम एवरी फ्रीडम। अब यहाँ पे फ्रीडम मैटर करती है डिफरेंट स्फेयर्स में। फ्रीडम यहाँ पे एक बार बात करेंगे लोगों के बीच, एक बार पॉलिटिकली यानी कि पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें, और एक बार बात करेंगे इकोनॉमिक स्फेयर। इकोनॉमिक यानी लेन देन का काम जो होता है, पैसों का काम। लिबरलिज़म एक लैटिन वर्ड है, लिबर मीन्स फ्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले बात कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकली है इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैज स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ठीक है। अब जैसे जो पॉलिटिकल रूल था, अब यहाँ पर लिबरलिज्म का मतलब था कि पॉलिटिकल रूल में एक तो ऑटोक्रेसी को हटाना, बर्थ प्रिविलेजेस बाय बर्थ को हटाना, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करना और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू अ पार्लियामेंट, ये सब वहाँ पे खड़ा करना। फिर लिबरलिज्म यहाँ पे बात आती है इकोनॉमिक स्फेयर में। लोगों का तो हमें लिबरलिज्म का पता है दैट दे वांट इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, हमारे को बोलने की, खड़े होने की, काम करने की, अपने अकॉर्डिंग चलने की और इन सब से छुटकारा मिलने की प्रिविलेजेस से, ये और इक्वालिटी, लॉ के सामने सब सेम है। मेरे लिए और तुम्हारे लिए दो अलग अलग लॉज नहीं बनाए जाएंगे। इकोनॉमिक स्फेयर में इसका मतलब लिबरलिज्म का मतलब था कि जो मार्केट्स के बीच में लेन देन होगा गुड्स का और पैसों का, वहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाएं। इसका मतलब ये है कि जहाँ जब हम यहाँ पे एक इंडिया में भी जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं वी पे नॉर्मल टैक्स, ऑलमोस्ट इट इज़ सेम। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे अब अपनी किंगडम की अपनी ही करेंसी थी, अपनी वेट्स एंड मेजर्स थे और अपने ही ये लोग कस्टम ड्यूटी लगाते थे, यानी कि टैक्स लगाते थे। अगर मान लो मैं अपनी एक स्टेट में 10 रुपीज़ पे 5% दे रही हूँ, तो मैं आगे जाके 50 रुपीज़ पे 5% होगी, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ नॉर्मल ट्रेडर टू पे अनलेस एंड अनटिल हिज गुड्स आर बीइंग सोल्ड। तो जब तक गुड्स वो सोल्ड करने पहुँचेगा ही नहीं तब तक कैसे पे करेगा।
ठीक है। तो यही था कि उसकी जो नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो थे, जो हमने पीछे पढ़ा था, टैक्सेशन, और उसने कंट्रीज़ में ज़बरदस्ती लोगों को उसमें भेजा, आर्मीज़ में सेंसरशिप इम्पोज करी थी। उसके अलावा ये भी थी ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटी, वहाँ पे कन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का। हर एक स्टेट की अपनी एक करेंसी थी, एक अपना वेट एंड मेजर्स थे, जिसका एक हमें यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि एक मर्चेंट है, वो 1833 में हैम्सबर्ग टू न्यूरमबर्ग जा रहा है, ठीक है, वो अपनी गुड्स बेचने जा रहा है, लेकिन उसको यहाँ पर 11 कस्टम बैरियर्स यहाँ पे चढ़ते हैं। एक कंट्री से दूसरी जगह से दूसरे किंगडम में गया, वहाँ पे 11 उसने कस्टम बैरियर्स दिए, और कस्टम ड्यूटी 5% सब पे लगती है। दिस इज़ वॉट इज़ ट्राइंग टू टेल। ड्यूटीज़ वर ऑफन लेवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। अब वहाँ पे ये भी था कि ड्यूटीज़ कैसे लगाई जाती थी कि जितना वेट होगा उतनी लगा दी जाती थी। अब हमने पढ़ा था कि जितने किंगडम से उनमें सब ने अपने अलग अलग वेट्स बनाए थे। अगर मैं यहाँ पे अपनी एक नॉर्मल उस भारी सी चीज़ जो हम देखते हैं यूज़ की जाती है, भट्टा जिसको हम कहते हैं, उसका 1 किलो काउंट करूँगी तो दूसरी कंट्री उसको 5 kgs काउंट करेगी। तो जिसपे एक बहुत ही एक टाइम कंज्यूमिंग और बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस हुआ करता था। इसीलिए इसको हटाने के लिए भी उन्होंने एक और चीज़ निकाली थी। इन 1834 उन्होंने कस्टम यूनियन या जुलेवेरिन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको बनाया था, ठीक है। इट वाज फॉर्म बाय द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड जॉइंड बाय द जर्मन स्टेट, यानी कि जर्मन किंगडम। यहाँ पे क्या था, इन्होंने जितने भी बैरियर्स थे उनको हटा दिया था, और 30 करेंसी से ओवर 2 करेंसीज आ गई थी बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट का ये वो बता रहा है कि कैसे कैसे जो क्लॉथ है वो मैटर करता था, यानी क्लॉथ कैसे डिफरेंट सेंटीमीटर में वहाँ पे बेचा जाता था। पहले हमें मिलता था 54.7 सेंटीमीटर क्लॉथ यहाँ पे फ्रैंकफर्ट, मेंस में 55 सेंटीमीटर, न्यूरमबर्ग 65 सेंटीमीटर, फ्रीबर्ग 53 सेंटीमीटर। अब हम समझ जाएं कि पहले मैं यहाँ फ्रैंकफर्ट से निकली, तो अगर मेरे पास 54 है तो मैं उसका अलग से पे करूँ, तो अगर वो अपना 55 गिनेंगे तो मैं आगे अलग से पे करूँ, न्यूरमबर्ग में मेरा 65 गिनेंगे तो मैं अलग पे करूँ, फ्रीबर्ग में 53 गिनूँगी तो अलग अलग पे करूँ। तो ये एक टाइम का वहाँ पे चलता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा था नेपोलियन के, हमने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस पढ़ लिए, हमने ऑटोक्रेट्स थे, उनके किंगडम्स और उनके चेंजेस के, और क्या लिबरल्स चाहते थे, हमने लिबरलिज्म क्या होना चाहिए बेसिकली मीनिंग हमने वो भी पढ़ लिया। लेकिन अभी लिबरलिज्म इतनी इजीली वहाँ पे नहीं आया। पहले हम एक बार कंजर्वेटिज्म पढ़ेंगे, जो कि ये आया नेपोलियन को हमने पीछे इसी पिक्चर में देखा, दिस पिक्चर। इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नेपोलियन कैसे अपनी कंट्रीज़ को लूज़ करता जा रहा है, अपने अंदर अनेक्स्ड टेरिटरीज़ को लूज़ करता जा रहा है। तो मैंने बताया था कि 1815 में बेसिकली 4 सुपर पावर्स, यहाँ पे ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया एंड ब्रिटेन, ठीक है। इन 4 सुपर पावर्स ने बेसिकली दीज वर द कंजर्वेटिव कंट्री। इन 4 सुपर पावर्स ने इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815 नेपोलियन को हराया। अब देखो, कभी कभी आप किसी फैमिली को ना ब्रॉड माइंडेड कहते हो, कभी कभी कहते हो बहुत बैक माइंडेड लोग हैं एक्चुअली, मतलब कि पुराने ज़माने की रीति और रिवाजों में बहुत बिलीव करते हैं, यानी कि जो नई टेक्नोलॉजी है उनको वो अडॉप्ट नहीं करना चाहते, तो हम उनको कहते हैं कंजर्वेटिव। तो सेम मीनिंग ये है, कंजर्वेटिव बिलीव दैट की established traditional and institution of state and society would be like the monarchy। प्री रेवोल्यूशनरी डेज में हम वापस जाएं, इतने रेवोल्यूशन से पहले के जो दिन थे, नो पॉलिटिकल राइट्स जो थोड़ा नहीं दिए जाते थे कुछ लोगों को, नो प्रॉपर्टी राइट्स एंड नो बर्थ बाय प्रिविलेजेस बाय बर्थ होता था, फ्यूडल सिस्टम, टैक्सेशन, ये सब वाले हम दिनों मोनार्की में चले जाएं, जहाँ पे जो किंग है वो हायरार्की है, मतलब वो गया तो उसका बेटा आ जाएगा, कोई पार्लियामेंट नहीं, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं जो कि इलेक्टेड हो, ऐसे फैमिली भी प्रिजर्व्ड रहे, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना, एक ख़ानदानी एक ही ख़ानदान से शादी होगी, दूसरे से नहीं होगी, इसको फैमिली को प्रिजर्व करके रखना, यानी अपने ही कल्चर का रहना, वो सब चीज़ों में हम वापस जाएं। लेकिन कुछ कंजर्वेटिव्स को ये भी लगता था कि अगर हम इनमें वापस चले गए ना तो हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि नॉर्मली लोगों में वो रेवोल्यूशन की वो भावना अंदर ऐसे पैदा हो गई थी
कि अब वो चाहेंगे कि अब तो वो फिर से खड़े हो जाएंगे अगर ये सब चेंजेस दोबारा आए। तो अब वो उन्होंने क्या किया, जो कंजर्वेटिव्स थे नेपोलियन को डिफ़ीट करने के बाद उन्होंने नेपोलियन के बनाए कुछ चेंजेस को वहाँ पे हटाया, लेकिन उन्होंने कुछ को रखा भी ताकि वो अपनी पावर को स्ट्रेंथ कर सकें। ठीक है, अब उन्होंने किया क्या, उन्होंने सबसे पहले इसको डिफ़ीट करने के बाद दे साइंड द ट्रीटी ऑफ वीना इन 1815। ठीक है, इट वॉज अ कांग्रेस विच वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, ये लोग मिले कहाँ पर, who had collectively defeated Napoleon met at Vienna to draw up a settlement for Europe। सेटलमेंट फॉर यूरोप का मतलब बेसिकली है कि इन्होंने यहाँ पर कंट्रीज़ को किंगडम्स में जो बटा था उसको थोड़ा सा उसकी चेंजेस करे, मैंने बताया उन्होंने कुछ करे कुछ रखे, और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जो क्रॉस पॉइंट्स थे वो हटाए। सारे क्रॉस पॉइंट्स को हटाने के बाद इन्होंने वापस से बर्बन डायनेस्टी को खड़ा कर दिया। ये डायनेस्टी जो थी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले ही खड़ी हो जाती, लेकिन इसको बिठा दिया, इसको पावर में लाए। वहाँ पे सारी जितनी भी टेरिटरीज थी नेपोलियन के अंडर वो हटा दी गई, और उसकी बाउंड्रीज़ पे एक्स्ट्रा उसने मतलब ऐसी स्टेट्स खड़ी कर दी थी कि अब इसके बाहर तो फ्रांस अपना रूल ही नहीं बढ़ाएगा, जो है इतना ही है। ठीक है, द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूड बेल्जियम, उसको नॉर्थ में किया, जिनोवा को पिगमेंट में ऐड कर दिया साउथ में, मतलब वही स्टेट्स के चेंजेस कर दिया। लेकिन वो जो 39 स्टेट्स की जर्मन कॉन्फेडरेशन थी उसको उन्होंने बिल्कुल नहीं छुआ। ठीक है, अब ये एक पिक्चर है, इसमें कुछ डिपिक्ट किया गया है बेसिकली। अब जैसे मान लेते हैं कि मैं मतलब हमारी क्लास, हमारे स्कूल की क्लास ली जाए, उसमें हम 4 लोग बैठे हैं, हमको एक टीचर ने बिठाया और कहा कि हम डिसीजंस लें बेसिकली, और हम लोगों को उसमें हम इम्प्लीमेंट करें उनके लोगों के बीच। लेकिन मान लो अगर मेरे को वो मनार्क है और उसने मुझे ऑलरेडी कह दिया कि यही डिसीजन है, यही होना है, फिर तो मैं उसमें कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो बस उसको इम्प्लीमेंट करवा सकती हूँ। तो अब मेरे को यहाँ पे राइट टू रेस माई क्वेश्चन उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है, मैं उसको नहीं बोल सकती कि आप ये डिसीजन मत लो। तो ये यहाँ पे यही बता रहा है, हम नीचे पढ़ रहे हैं, द प्लेग ऑन द लेफ्ट बियर्स, ये लेफ्ट साइड पे ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मीटिंग, हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस, कब तक हम लोगों को और सोचना जाया देगा। देखो इन पे जो ये वाइट स्ट्रिप्स लगी हैं, इनका बेसिकली मतलब ही यही है कि मोनार्क ने बोल दिया तो ये मिनिस्टर्स की कम्युनिटी बैठ के इसको इम्प्लीमेंट करेगी, सोचेगी लेकिन बोल नहीं सकती बिल्कुल भी। तो अब ये डाउट ही कर रहे हैं और कितना हमें क्या ये भी रहने दिया जाएगा हम लोगों पर। और इसके जो ये राइट साइड पे है वो कह रहा है दैट साइलेंस इज़ द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ दिस लर्न सोसाइटी, मतलब कंजर्वेटिव रूल्स पे कोई अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, सब चुप रहेंगे जितनी भी सोसाइटी है। ठीक है, दूसरा ये है टू अवॉइड द इवेंचुअलिटी वेयर बाय अ मेंबर ऑफ दिस क्लब may succumb to the temptation of speech, muzzles will be disturbed to members upon meeting, मतलब यहाँ का मेंबर्स कोई भी स्पीच, कोई भी अपनी आवाज़ या कोई भी नहीं उठाएगा, जो उसने बोल दिया वही होना है डायरेक्टली। द रेवोल्यूशनरीज, अब यहाँ पे जहाँ हमने कंजर्वेटिव रूल्स में हमने देखा कि उन्होंने नेपोलियन के राज को हटाकर वहाँ पे स्टेट्स के चेंजेस कर दिए, उन्होंने कुछ रखा अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे हमने देखा क्या रखा था, द जर्मन स्टेट ऑफ 39 कन्फेडरेशन वर लेफ्ट अनटच्ड। तो अब यहाँ पे इनके डर से जो लिबरल्स थे, जो नेशनलिस्ट थे, जिन्होंने फ्रांस के आइडिया को आगे पहुँचाया था आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये लोग अंदर जाकर छुप गए, मतलब रिप्रेशन से डर के बैठ गए। इन्होंने अब डर के बैठने के बाद एक सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म कर। अब ये सोसाइटीज़ ने सीक्रेट सोसाइटीज़ यहाँ पे डिफरेंट डिसीजन लेती थी टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। ठीक है, टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मेंट अ कमिटमेंट टू अपोज monarchical forms that had been established after the Vienna Congress। इसका मतलब ये है कि उन सब monarchical forms को ये लोग अपोज करेंगे जिन्होंने वीना कांग्रेस, ट्रीटी ऑफ वीना इन्होंने साइन करी, यूरोप की मीटिंग बिठाई, सबके डिफरेंट अलग किंगडम्स कर दिए, कुछ रखा कुछ नहीं चेंज किया, डायनेस्टीज़ खड़ी कर दी अपने अकॉर्डिंग, पुराने कुछ तरीके इस्टेब्लिश किए, इन सब के अकॉर्डिंग वो लोग लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फ़ाइट करेंगे। इनमें से एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था जिप्सी मजीनी,
बॉर्न इन जिनोवा 1807। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आगे जाकर इटली की यूनिफिकेशन में, वो हम इसमें भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसने बस क्या किया था, इसको पहले तो एग्जाइल भेज दिया गया 24 की एज में, क्योंकि इसने रेवोल्यूशन खड़ा किया लिज्यूरिया में। उसके बाद इसने सीक्रेट सोसाइटीज़ खड़ी की, फर्स्ट फॉर द यंग इटली एंड मर्सिलिस एंड देन फॉर द यंग यूरोप इन बर्न। ठीक है, बर्न इन्होंने ये दो खड़ी करी, और ये यहीं पे ये डिस्कशन होता था फॉर फाइट फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम। यहाँ पे वो ओपन माइंडेड लोग आते थे जिनको चाहिए था कि यहाँ पर लोग हमें हेल्प करेंगे। तो वो लोग होते थे पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स। लेकिन बाद में इन्हीं स्टेट्स ने अपनी सीक्रेट सोसाइटीज़ खड़ी करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, इसी मॉडल को फॉलो करके। तो जिप्सी मजीनी को लगता था कि जो कंट्री होती है बेसिकली, कि गॉड हैड इंटेंडेड कि ये नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड हो, यानी कि ये मैनकाइंड की अपनी एक नेचुरल यूनिट है, प्रोवाइड की हुई कंट्री है। यहाँ पे एक इंसान बैठ के रूल नहीं करेगा, सबका एक कॉमन, सबको इस पर राय मानी जाएगी, सबको राइट दिए जाएंगे कि आप आके सामने बोलो, आप किसी को बैठा नहीं सकते हो। और एक पॉइंट यहाँ पे इसने और बोला है कि इट हैड टू बी फॉर्ज इनटू एक सिंगल यूनिफाइड कंट्री इसको रहना है, एक ही कंट्री पे 6 लोग आके रूल नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा है कि ड्यूक मेटरनिक, जिसने वो ऑस्ट्रियन चांसलर जिसने ट्रीटी ऑफ वीना साइन करवाई थी, उसने उसको द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर कहा था। सोशल ऑर्डर जो इन्होंने क्रिएट किया था उसका एनिमी बताया था इसको। ठीक है, ये वही पिक्चर है, दिस इज़ जिप्सी मजीनी। इट वॉज प्रिंटेड बाई दिस जियाकोमो मंटेगेजा, इसका नेम याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। एंड द फाउंडिंग ऑफ द यंग यूरोप इन बर्न 1833, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आज के लिए जो हम पार्ट 1 है इसमें इतना ही पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा बिगिनिंग से, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट आगे कैसे बढ़ा, किन किन लोगों के हमने नेम्स पढ़े और क्या ईयर्स और इमेजेस याद करी हमने बेसिकली। और इसके बाद अगर किसी को भी इस पार्ट 1 में डाउट है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, आपका डाउट एज सून एज पॉसिबल सॉल्व कर दिया जाएगा। और जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो एक प्रॉपर हाईलाइटर से भी मार्क्ड हैं जैसे दिख रहे होंगे, तो उनको भी याद करना ज़रूरी है एज दे कम इन द पेपर फॉर MCQs। दैट्स फॉर इट, थैंक यू सो मच।